आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प हस्तलिखित नोट्स हैं। विषय है अम्ल, क्षार और लवण। अब जैसी मैंने ये शब्द कहे, मुझे यकीन है कई लोगों को अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब की याद आ गई होगी। लेकिन सच कहूं तो ये कहानी लैब से कहीं ज्यादा हमारी रसोई, हमारे शरीर और यहाँ तक कि हमारे दांतों से भी जुड़ी है। बिल्कुल। ये केमिस्ट्री का वो हिस्सा है जो हर रोज हमारे साथ जीता है, भले ही हम उस पर ध्यान ना दें। हमारे पेट में जलन से लेकर कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग तक हर जगह ये अम्ल और क्षार अपना खेल दिखा रहे हैं। तो आज हम एक तरह से रासायनिक जासूस बनने वाले हैं। हमारे पास कुछ सुराग हैं, कभी खट्टा स्वाद, कभी साबुन जैसी चिकनाहट, और हम ये पता लगाएंगे कि ये अदृश्य केमिकल हमारी दुनिया को असल में कैसे चला रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये अम्ल और क्षार, ये एसिड और बेस हैं क्या चीज? देखिए, सबसे पहली और सदियों पुरानी पहचान तो स्वाद से ही होती है। हाँ। अम्ल यानी एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। नींबू, संतरा, सिरका, दही, इन सब में अलग अलग तरह के अम्ल ही तो होते हैं जो इन्हें इनका खट्टापन देते हैं। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ क्षार यानी बेस स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं, जैसे नीम या करेला। और वो लिटमस पेपर वाला टेस्ट तो हम सब ने कभी ना कभी किया ही है। एक जादुई कागज जो रंग बदलकर बता देता है कि कौन क्या है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला। हाँ। और मजे की बात यह है कि लिटमस कोई लैब में बना केमिकल नहीं है। ये लाइकेन नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। हाँ। तो एक तरह से प्रकृति खुद ही हमें इन रसायनों को पहचानने का औजार दे रही है। हल्दी वाला उदाहरण तो और भी कमाल का है, क्योंकि वो हम रोज देखते हैं। मैंने कई बार देखा है कि अगर सफेद शर्ट पर सब्जी का दाग लग जाए और इस पर साबुन रगड़ो तो वो पीला से लाल भूरा हो जाता है। मुझे तो लगता था साबुन दाग को और पक्का कर रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं। असल में हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। साबुन क्षारीय होता है और जैसे ही वो हल्दी के संपर्क में आता है, हल्दी अपना रंग बदलकर लाल भूरा हो जाती है। अच्छा। तो अगली बार ऐसा हो तो समझ जाइएगा कि वहां एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन हुई है। लाल पत्ता गोभी का रस भी ऐसा ही काम करता है। ये तो हुई घर की बातें, लेकिन एक मॉडर्न लैब में वैज्ञानिक सिर्फ हल्दी या लिटमस पर तो निर्भर नहीं रहते होंगे। उनके पास तो कोई ज्यादा सटीक तरीके होते होंगे। जाहिर है, लैब के लिए हमारे पास खास तौर पे बनाए गए सिंथेटिक सूचक हैं, जैसे मिथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। ये बहुत संवेदनशील होते हैं और रंग बदलकर सटीक जानकारी देते हैं। लेकिन एक और तरह का सूचक है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब गंध से पहचान? हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे बारीक कटा हुआ प्याज या लौंग का तेल, जिनकी अपनी एक तेज गंध होती है, लेकिन जब इन्हें किसी अम्ल में मिलाया जाता है तो इनकी गंध वैसी ही रहती है। पर जैसे ही इन्हें किसी क्षार में मिलाते हैं, इनकी गंध गायब हो जाती है। वाह, ये तो केमिस्ट्री को समावेशी बनाने का एक शानदार तरीका है। अच्छा, ये तो हुई पहचान की बात। अब अगर हम इनके बर्ताव पर आएं, इनके रासायनिक गुणों पर, तो मुझे याद है कि अम्ल धातुओं से बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती नहीं, बल्कि बड़ी जोरदार प्रतिक्रिया करते हैं। जब कोई अम्ल किसी सक्रिय धातु जैसे जिंक या लोहे से मिलता है तो वो उसे घुलाकर एक लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, वो बुलबुलों के साथ। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह धात्विक ऑक्साइड जैसे जंग, जो असल में आयरन ऑक्साइड है, वो भी स्वभाव से क्षारीय होते हैं। इसीलिए एसिड का इस्तेमाल अक्सर जंग हटाने के लिए किया जाता है। मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो ये दोनों अम्ल और क्षार एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जैसे ही ये मिलते हैं, एक लड़ाई होती है। और उस लड़ाई का नतीजा होता है उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। ये शब्द ही सब कुछ कह देता है। जब एक अम्ल और एक क्षार बराबर मात्रा में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के गुण को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। पूरी तरह से? हाँ, दोनों की ताकत जीरो हो जाती है और इस लड़ाई के बाद जो राख बचती है वो होते हैं लवण और पानी। कुछ भी खतरनाक नहीं, सब कुछ उदासीन। तो अब ये सवाल उठता है कि कौन सा अम्ल कितना ताकतवर है या कौन सा क्षार कितना शक्तिशाली? क्या इसे नापने का कोई पैमाना है? क्योंकि नींबू का रस भी एसिड है और बैटरी का तेजाब भी, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल है, और यहीं पर पीएच स्केल आता है। ये केमिस्ट्री के सबसे शानदार आविष्कारों में से एक है। असल में किसी अम्ल की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वो पानी में घुलकर
कितने H+ यानी हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। अच्छा। जितने ज्यादा आयन उतना शक्तिशाली अम्ल। पीएच स्केल इन्हीं आयनों की शक्ति को नापता है। पीएच में P एक जर्मन शब्द पोटेन से आया है, जिसका मतलब ही शक्ति है, यानी उदासीन, जैसे कि शुद्ध पानी। अब अगर आप 7 से नीचे की तरफ जाते हैं तो अम्लता बढ़ती जाती है। मतलब जितना कम नंबर उतना खतरनाक एसिड। बिल्कुल। और अगर 7 से ऊपर 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। मुझे कुछ उदाहरण दीजिए। हमारे पेट में जो एसिड होता है वो इस स्केल पर कहाँ आता है? हमारे पेट का जठर रस पीएच स्केल पर करीब 1.2 पर आता है। ये बहुत ज्यादा अम्लीय है। ये इतना ताकतवर है कि जिंक जैसी धातु को भी आसानी से गला सकता है। अरे बाप रे। दूसरी तरफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हम एसिडिटी के लिए पीते हैं, उसका पीएच 10 के आसपास होता है, यानी वो एक हल्का क्षार है। और जो ड्रेन क्लीनर होते हैं उनका पीएच 14 तक पहुंच जाता है, जो कि बेहद शक्तिशाली क्षार है। एक मिनट, हमारे पेट में 1.2 पीएच का एसिड है। ये तो लगभग बैटरी एसिड जितना हुआ। ये हमारे पेट को ही क्यों नहीं जला देता? हमारे पेट की दीवारों पर म्यूकस यानी बलगम की एक मोटी सुरक्षात्मक परत होती है, जो इस खतरनाक एसिड को दीवारों तक पहुंचने ही नहीं देती है। ये हमारे शरीर के डिजाइन का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ एक जरूरी चेतावनी भी है ना, कि अम्ल या क्षार को पानी में मिलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी इसमें बहुत गर्मी पैदा होती है। हाँ, और नियम हमेशा ये है, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर वाटर टू एसिड। यानी हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए। अगर आपने उल्टा किया, यानी एसिड में पानी डाला, तो इतनी तेज गर्मी पैदा होगी कि वो मिश्रण उबलकर आपके चेहरे पर आ सकता है। इन रसायनों की शक्ति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ठीक है, हमने समझ लिया कि अम्ल और क्षार क्या है और कितने ताकतवर हैं, लेकिन आम इंसान की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये केमिस्ट्री हमें कैसे प्रभावित करती है? हर पल शुरुआत हमारे अपने शरीर से करते हैं। हमारा खून हल्का सा क्षारीय होता है, जिसका पीएच 7.4 के करीब होता है। पूरा शरीर 7.0 से 7.8 की बहुत ही संकरी पीएच रेंज में काम करने के लिए बना है। इतनी छोटी सी रेंज? हाँ, अगर ये संतुलन जरा सा भी बिगड़ जाए तो हमारे अंग काम करना बंद कर सकते हैं। और हमारे शरीर के बाहर मैंने अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के बारे में सुना है। उसका क्या कनेक्शन है? जब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकला प्रदूषण हवा में पानी से मिलता है तो वो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जैसे अम्ल बनाता है। और जब बारिश होती है तो पानी का पीएच 5.6 से भी नीचे चला जाता है। इसी को एसिड रेन कहते हैं। अच्छा। यह सिर्फ इमारतों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि जब ये नदियों और झीलों में जाती है तो वहां के पानी को भी अम्लीय बना देती है, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। तो खेती पर भी इसका असर होता होगा? बहुत गहरा असर। हर फसल को एक खास पीएच वाली मिट्टी चाहिए होती है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो पौधे पोषक तत्व नहीं ले पाते और फसल बर्बाद हो जाती है। इसीलिए किसानों को अपनी मिट्टी का पीएच टेस्ट करवाना पड़ता है और जरूरत के हिसाब से उसमें चूना या कोई और रसायन मिलाना पड़ता है। और पेट की एसिडिटी का उदाहरण तो हम सब जानते ही हैं। ज्यादा तला भुना खाने के बाद पेट में जलन होती है, तो हम जो एंटासिड की गोली या सिरप लेते हैं वो इसी केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, वो एंटासिड असल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा एक हल्का क्षार ही है। वो पेट में बने अतिरिक्त एसिड के पास जाता है और उसे न्यूट्रलाइज यानी उदासीन कर देता है। दुश्मन को दुश्मन से लड़ाकर शांति कायम कर देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन दांतों वाली बात ने मुझे सच में चौंका दिया था कि हमारे दांतों का इनेमल, जो शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ माना जाता है, वो सिर्फ मीठा खाने से बने एसिड से गल सकता है। ये तो यकीन करना मुश्किल है। पर ये सच है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस चीनी को खाकर एसिड बनाते हैं। इससे हमारे मुंह का पीएच 5.5 से भी नीचे चला जाता है और इसी अम्लीय माहौल में एनामेल धीरे धीरे गलने लगता है। इसी को हम कैविटी कहते हैं। तो जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो क्षारीय होता है ताकि वो इस एसिड को बेअसर कर सके। अब समझ आया कि सुबह ब्रश करना सिर्फ सांसों की ताजगी के लिए नहीं, बल्कि मुंह के पीएच को संतुलित करने के लिए भी जरूरी है। एकदम सही। और प्रकृति में भी ऐसा ही होता है। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो वो हमारी त्वचा में एक अम्ल छोड़ती है, जिससे जलन होती है। हाँ, बहुत तेज जलन। उस पर अगर हम बेकिंग सोडा जैसा कोई हल्का क्षार मल लें तो तुरंत आराम मिलता है।
ये उदासीनीकरण का एक लाइव डेमो है। ये तो हुई अम्ल और क्षार की सीधी लड़ाई की बात। लेकिन जब ये दोनों मिलकर शांत हो जाते हैं तो जो लवण यानी सॉल्ट बनता है उसकी अपनी एक अलग ही दिलचस्प दुनिया है ना? हाँ, और इस दुनिया का बादशाह है हमारा साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl। हम इसे सिर्फ खाने की चीज समझते हैं, लेकिन असल में ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत जरूरी कच्चा माल है जिससे ढेरों दूसरे रसायन बनाए जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही आकर्षक प्रक्रिया का जिक्र है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। नाम थोड़ा मुश्किल है पर काम बड़ा मजेदार लगता है। ये एक तरह की केमिकल फैक्ट्री है जो सिर्फ नमक वाले पानी और बिजली से चलती है। जब नमक के गाढ़े घोल से बिजली गुजारी जाती है तो वो 3 हिस्सों में टूट जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक शक्तिशाली क्षार है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, और ये तीनों ही अपने आप में बहुत काम के हैं। तो एक तीर से 3 निशाने। हाइड्रोजन का इस्तेमाल तो अब रॉकेट फ्यूल और क्लीन एनर्जी के तौर पर हो रहा है। क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन एक बेहतरीन कीटाणुनाशक है। हमारे स्विमिंग पूल से लेकर पीने के पानी को साफ करने तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। PVC पाइप भी इसी से बनते हैं। सही। और तीसरा उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन और डिटर्जेंट बनाने के साथ साथ कागज उद्योग में भी बहुत काम आता है। तो सोचिए, साधारण नमक से कितनी चीजें बन रही हैं। नमक से बनने वाले कुछ और भी जाने पहचाने नाम हैं, जैसे विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। ये सोचना कितना कमाल है कि नमक जैसी साधारण चीज से निकला क्लोरीन, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी दुनिया में लाखों लोगों को हैजा और टाइफॉइड जैसी पानी से होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचाता है। ये केमिस्ट्री का एक छोटा सा जादू है जो हमारी सेहत की रक्षा करता है। ब्लीचिंग पाउडर के बाद एक और चीज है जो हर घर में मिलती है, बेकिंग सोडा। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ पकोड़े फुलाने के काम आता है। वो इसका सबसे आम इस्तेमाल है, लेकिन इसकी असली शक्ति इसके क्षारीय होने में है। यही वजह है कि ये एसिडिटी में भी काम आता है। असल में ये एक बेहतरीन फर्स्ट एड केमिकल है। मधुमक्खी के डंक से लेकर पेट की जलन तक ये सब संभाल लेता है। और केक? हाँ, केक और ब्रेड में जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो भी इसी की देन है। गर्म होने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जो केक को फुला देती है। और फिर है धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा से अलग कैसे है? दोनों भाई भाई हैं, पर वॉशिंग सोडा ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मुख्य काम है पानी की कठोरता को दूर करना। कुछ इलाकों का पानी खारा होता है जिसमें साबुन झाग नहीं बनाता। वॉशिंग सोडा उस खारेपन को खत्म करके पानी को नरम बना देता है, जिससे कपड़े बेहतर साफ होते हैं। और आखिर में प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम सुनते ही मुझे अपने बचपन की वो टूटी हुई बाजू याद आ जाती है जिस पर मेरे सारे दोस्तों ने अपने नाम लिख दिए थे। आज समझ आया कि वो जादू असल में जिप्सम का था। बिल्कुल। जिप्सम नाम के पत्थर को एक खास तापमान पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसकी खासियत यह है कि जैसे ही आप इसमें दोबारा पानी मिलाते हैं, ये कुछ ही मिनटों में फिर से पत्थर जैसा ठोस और मजबूत जिप्सम बन जाता है। इसी गुण की वजह से डॉक्टर इसे टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हड्डियों को अपनी जगह पर स्थिर रखता है जब तक कि वे जुड़ ना जाएं। तो हमने अपनी जासूसी में अम्ल के खट्टे स्वाद से शुरुआत की, pH स्केल पर उनकी ताकत नापी और देखा कि कैसे हमारे दांतों की सड़न से लेकर खेतों की मिट्टी तक हर चीज पर इनका असर है। और फिर हमने देखा कि कैसे उदासीनीकरण के बाद बना साधारण सा नमक अपने अंदर कितनी ही उपयोगी रसायनों का खजाना छिपाए बैठा है। ये सच में दिखाता है कि रसायन विज्ञान के कुछ बुनियादी सिद्धांत हमारे जीवन के कितने पहलुओं से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ समीकरणों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक नजरिया है। बिल्कुल। आज की बातचीत के बाद तो मैं अपनी रसोई की चीजों को भी एक अलग ही नजर से देखूंगी। यहाँ एक विचार छोड़कर जा रहा हूं सोचने के लिए। हमने बात की कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय। यह कोई संयोग नहीं है। अगर आप आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल देखें तो ज्यादातर धातुएं बाईं तरफ होती हैं और अधातुएं दाईं तरफ। मतलब आप सिर्फ यह देखकर कि कोई तत्व सारणी में कहाँ बैठा है, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका ऑक्साइड अम्लीय होगा या क्षारीय। ये इन सरल प्रतिक्रियाओं और पदार्थ की गहरी संरचना के बीच का एक जुड़ाव है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में हर चीज कितनी खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ी हुई है।